हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे गाइस। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपकी जो हिस्ट्री चल रही थी, आई मीन जो क्लास 7 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री चल रही थी, उसका आप जानते हो कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो लेसन है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दिया गया है। दोस्तों आपका इसमें 5वां लेसन चल रहा था और 5वें लेसन का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये तीनों लेक्चर कंप्लीट कर दिए गए हैं। तो मेरा जो तीसरा लेक्चर चल रहा था 5वें लेसन का, तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे सैयद वंश के बारे में। ठीक है, तो सैयद वंश के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा, मतलब कि सेकेंड नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था। और आज हम लोग का जो फोर्थ वीडियो है उसमें भी हम लोग सैयद वंश के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि टॉपिक थोड़ा लॉन्ग है। लेकिन ये टॉपिक आपका जो मैं एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ क्लास 7 की, उस मतलब क्लास 7 की एनसीईआरटी में मतलब शॉर्ट में ही बताया गया है। लेकिन मैं आपको इसका मैं पूर्ण रूप से इसका इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ, इसलिए थोड़ा लंबा इसका वीडियो बन रहा है। तो दोस्तों आज इसका चौथा लेक्चर चलने वाला है। तो आज चौथे लेक्चर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं हम लोग तो ये पढ़ ही रहे थे कि सैयद वंश के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि सैयद वंश को हम लोगों ने जब पढ़ा तो उसके बारे में हम लोग बहुत सारी बातें जान ली थी। फिर बात ये निकल के आया था कि सैयद वंश जो चल रहा था ये 37 वर्ष, ठीक है, यानी कि इसका जो शासनकाल था ये 37 वर्षों तक चला सैयद वंश। अब इन 37 वर्षों में आप जानते हो कि मैंने आपको बताया था, इन 37 वर्षों में कुल 4 शासकों ने क्या किया? शासन किया। क्या किया? शासन किया। यानी कि सैयद वंश 37 ईयर्स तक चला। ठीक है, और इन 37 ईयर्स में कुल 4 शासकों ने क्या किया था? शासन किया था। और उन 4 शासकों में जो सबसे पहले शासक थे खिज्र खां, तो हमने आपको खिज्र खां के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन बताई थी। फिर जो खिज्र खां के बाद जो दूसरे शासक होते हैं मुबारक शाह सैयद वंश के, हमने इनके बारे में भी आपको बताया था। फिर उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो सैयद वंश के तीसरे शासक थे। ठीक है, आज हम लोग सैयद वंश के तीसरे शासक के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है मोहम्मद शाह, यानी कि खिज्र खां के बाद उनका पुत्र मुबारक शाह, और मुबारक शाह के बाद आते हैं मोहम्मद शाह। तो आज हम लोग का टॉपिक इन्हीं के बारे में। तो मैंने इनके बारे में कुछ पॉइंट्स निकाली हैं। मोहम्मद शाह जो कि सैयद वंश के तीसरे शासक थे। इसके बाद में एक शासक बचते हैं, ठीक है, आलम शाह, तो उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और उसके बाद आपको सैयद वंश क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। तो उससे पहले चलिए हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे सैयद वंश के जो तीसरे शासक थे। ये समझिए, जो खिज्र खां थे, आप जानते हो कि मैंने आपको बताया था, जो खिज्र खां थे ये तो पहले शासक थे किसके? सैयद वंश के। और जो दूसरे शासक थे वो कौन थे? वो थे मुबारक शाह। ठीक है, मुबारक शाह। अब फिर जो सैयद वंश के तीसरे शासक हैं आप उन्हें समझ लीजिए, कौन? मोहम्मद शाह। ये सैयद वंश के तीसरे शासक चल रहे हैं। ठीक है, और आज हम लोग इन्हीं के बारे में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो मैंने इनके बारे में आज कुछ पॉइंट्स निकाली है यहाँ पे, जैसे आपका पहला पॉइंट्स हो गया, ये सेकंड पॉइंट्स हो गया, ये थर्ड पॉइंट्स हो गया, फोर्थ। आप देख सकते हो मैंने कुछ पॉइंट्स निकाला है। तो हम लोग समझ लेते हैं इनके बारे में, मोहम्मद शाह के, जो कि सैयद वंश के ये तीसरे शासक थे। फिर इसके बाद आते हैं आलम शाह करके, फिर उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग इनको, जो सैयद वंश के तीसरे शासक हैं, हम उनके बारे में समझ लेते हैं। हम चाहते तो आपको सिर्फ पहले शासक के बारे में ही बता के छोड़ देते, लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पे आप लोग फंस जाते। कैसे? कि जब सैयद वंश आप पढ़ोगे उसमें जब शासक की बात आए, आप लोग यहाँ कुछ सवाल तो उठेगा ही कि सैयद वंश के पहले संस्थापक कौन थे। और जब पहले संस्थापक की बात उठ गई तो फिर बात यहाँ ये आ जाएगी कितने वर्षों तक इनका शासनकाल चला। तो जैसे कि फिर आंसर निकल के आएगा 27 वर्षों तक। फिर इन 27 वर्षों में जो पहले शासक थे खिज्र खां, आप जान जाओगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे आप समझोगे क्या? फिर दूसरे शासक कौन थे? ऐसे पॉइंट्स आपका, मतलब कि फिर इसमें उड़ता चला जाएगा पॉइंट्स, फिर आपको समझना है यहाँ पे। फिर आपको यहाँ समझ लीजिए सैयद वंश के जो पहले शासक थे हमने आपको बता दिया। अब यहाँ बात ये आती है मुबारक शाह के बारे में। तो आपको यहाँ समझना है कि मोहम्मद शाह के बारे में। तो आप मोहम्मद शाह के बारे में कुछ डिटेल जान लीजिए, जैसे कि उनकी मृत्यु और उनका शासनकाल, उनकी मृत्यु कब हुई और उन्होंने अपने शासनकाल में क्या किया और क्या वजह थी कि यहाँ विघटन की बात चल रही है, जो सैयद वंश का क्या हो गया? विघटन हो गया। तो भाई किसी भी वंश का अगर विघटन होता है तो उसमें उसके पीछे उन शासकों का हाथ होता है।
अगर किसी साम्राज्य का विस्तार भी होगा तो भी उसका श्रेय शासक को ही दिया जाएगा। और यदि एग्जाम्पल, जैसे अभी मैं इंडिया का एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे यदि भारत का अभी विकास ना हो तो आप लोग श्रेय किसको दोगे कि यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ की जो सरकार है वो कुछ नहीं कर रही है देश के लिए, है ना। तो श्रेय तब भी प्राइम मिनिस्टर को ही जाएगा। और अगर देश का डेवलप होगा तो भी उसका श्रेय प्राइम मिनिस्टर यानी कि देश के सरकार गवर्नमेंट को ही जाएगा। तो ऐसे सेम बात यहाँ पे आती है। क्या अगर सैयद वंश के शासकों ने इन 37 वर्षों तक अगर अच्छा कार्य किया होता तो आज इसका इतिहास यानी कि सैयद वंश का क्या होता, सैयद वंश का इतिहास काफ़ी लंबा होता। क्या होता, लंबा होता। लेकिन इन लोगों ने मतलब इसमें 37 वर्षों तक जो भी जितने भी शासन 4 वर्षों तक मतलब 4 शासकों ने शासन किया, उन 4 शासकों ने अपना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। मतलब उन्होंने अपनी अच्छी अपने शासनकाल में कोई अच्छा कार्य नहीं कर पाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, सल्तनत का विघटन होने लगा सैयद वंश का। तो आज हम लोग यही देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है मोहम्मद शाह, तो मोहम्मद शाह के आज सैयद वंश के तीसरे शासक की बात चल रही है, आप लोगों को जानना है। अब इसके बारे में हम लोग ये समझ लेते हैं इन्होंने अपने नेतृत्व में क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे गद्दी पे बैठे। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है मोहम्मद शाह का जो शासनकाल चलता है वो 1434 से लेके 45 ईस्वी तक चलता है। ठीक है दोस्तों। तो मोहम्मद शाह का कोई पुत्र नहीं था, आप यहाँ समझिए, इनका कोई भी पुत्र नहीं था। किसका, जो सैयद वंश के तीसरे शासक थे, कौन, मोहम्मद शाह। देखिए खिज्र खां के तो पुत्र थे मुबारक शाह, आप जान गए, जो सैयद वंश के दूसरे शासक थे। अब तीसरे शासक हैं कौन, मोहम्मद शाह। लेकिन मोहम्मद शाह का कोई भी पुत्र नहीं था, लेकिन फिर ये गद्दी पे बैठे कैसे, ठीक है, यानी कि मुबारक शाह के बाद ये गद्दी पे कैसे बैठते हैं, समझिए। सरवर और उल मुल्क, आप समझिए, सरवर उल मुल्क के नेतृत्व में यहाँ पे एक सुल्तान थे जिसका नाम था सरवर उल मुल्क करके। तो उनके नेतृत्व में क्या हुआ, अमीरों और सरदारों ने, यानी कि उस समय जो भी वहाँ साम्राज्य के जो भी लोग होते थे, जो मतलब खास होते थे, सीनियर होते थे, उन्हें सरदार या अमीर या सरदार कहा जाता था। तो अमीरों और सरदारों ने मोहम्मद शाह को क्या किया था, गद्दी पर बैठा दिया था। ठीक है, ये गद्दी पर कैसे बैठते हैं, जैसे कि चुनाव होता है ना, तो उस टाइम क्या हुआ, इनका चुनाव कैसे हुआ, उस टाइम मोहम्मद शाह का जानते हो कोई भी पुत्र नहीं था, और सरवर उल मुल्क जो उस टाइम के साथ सीनियर थे, सुल्तान थे, उनके नेतृत्व में अमीर और सरदारों ने मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठाया। ये तो बात हुई कि उनकी गद्दी पे बैठने की। फिर बात ये दूसरा पॉइंट्स क्या है, समझिए। दूसरा पॉइंट्स ये है कि सुल्तान मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी का सम्मान किया। आप समझते हो बहलोल लोदी कौन है, अभी हम लोग सैयद वंश के बाद लोदी वंश पे भी चर्चा करेंगे। तो लोदी वंश में सबसे बड़े संस्थापक जो थे वो थे बहलोल लोदी। ठीक है, तो यहाँ पे अब सैयद वंश के बाद लोदी वंश ही आएगा, तब इसीलिए इनका जिक्र यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ समझिए जो सुल्तान थे मोहम्मद शाह, ठीक है। अब तो भाई जब ये गद्दी पे बैठ गए तो इनके नाम के आगे क्या लगेगा, सुल्तान, क्योंकि अब ये तो वहाँ के गद्दी पे वहाँ की जो सत्ता थी, अथॉरिटी थी, इनके हाथ में आ गई, तो सीधी सी बात है अब इनके सामने क्या लग गया, सुल्तान। तो यहाँ समझिए सुल्तान मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी का क्या किया, सम्मान किया और उसे अपना पुत्र कहकर, क्या कहकर, पुत्र कहकर पुकारा। किसको, बहलोल लोदी को। यानी कि सैयद वंश के बाद जो लोदी वंश आता है, लोदी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी, तो बहलोल लोदी को सुल्तान मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को सम्मान किया उसका, और उसे अपना पुत्र कहकर संबोधित किया। यहाँ पे मैंने आपको कहा ना कि मोहम्मद शाह को कोई भी पुत्र नहीं था, तो उन्होंने बहलोल लोदी को ही अपना पुत्र कह के पुकारा। फिर उसके बाद क्या हुआ, और उसे खाना की उपाधि भी दी। अब यहाँ एक मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह आ जाती है दोस्तों कि जब भी आपसे पूछा जाए कि बहलोल लोदी को खाना की उपाधि किसने प्रदान की थी, ठीक है, तो आपको पकड़ लेना है यहाँ पे पॉइंट्स को, सुल्तान मोहम्मद शाह ने। क्योंकि क्यों दी थी, अब यहाँ क्यों की बात ये है कि क्योंकि मोहम्मद शाह के कोई भी पुत्र नहीं थे,
कोई भी पुत्र नहीं थे। उन्होंने बहलोल लोदी को ही अपना पुत्र कह के संबोधित किया था और इसी वजह से उन्होंने क्या किया, उसको एक उपाधि प्रदान की जिसे कहा गया खान ए खाना। राइट, अब आगे चलते हैं। उपाधि से विभूषित किया यानी कि प्रदान किया। अब यहाँ समझिए आपका जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है। तीसरा पॉइंट ये है कि 1445 ईस्वी में मोहम्मद शाह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। या मतलब उनकी मृत्यु 1445 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। फिर आपका जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि मोहम्मद शाह एक असफल शासक सिद्ध हुआ, यानी कि ये अपने शासनकाल में सफल नहीं थे। ठीक है, यानी कि ये मोहम्मद शाह का जो शासनकाल था वो काफ़ी अच्छा नहीं था और फिर इनको तो कोई पुत्र भी नहीं था और इन्होंने बहलोल लोदी को अपना पुत्र बना लिया था। उसके बाद में क्या हुआ, मोहम्मद शाह असफल रहे अपने शासनकाल में क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा कार्य ही नहीं किया जो काफ़ी लोगों को मतलब प्रभावित कर सके, ऐसा उन्होंने कार्य नहीं किया और इसी वजह से क्या हुआ, सैयद वंश का क्या हो रहा, पतन होने लगा। समझिए, मोहम्मद शाह एक असफल शासक सिद्ध हुआ और उसके समय से ही सैयद वंश का पतन क्या हुआ, स्टार्ट हो गया। मेन कारण यही था, जो सैयद वंश के तीसरे शासक थे खासकर इनसे सैयद वंश ज़्यादा प्रभावित हुआ क्योंकि इन्होंने अपने शासनकाल में कोई बेहतरीन कार्य नहीं किया था जिससे लोगों को, जनता को कुछ ऐसा कहने का मौका मिल सके कि हाँ, जो ये शासक थे सुल्तान मोहम्मद शाह कुछ अच्छा किए हों। तो इस वजह से इनके ही शासनकाल से सैयद वंश का क्या होने लगा, पतन होने लगा, जिसकी वजह से क्या हो गया, लास्ट में जाके सैयद वंश क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों ये तो रही सैयद वंश के जो तीसरे शासक थे मोहम्मद शाह के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। दोस्तों अब इसमें आपके जो तीसरे शासक आएंगे, ठीक है, आपके जो तीसरे शासक आएंगे अलाउद्दीन क्या करके उनका नाम है आलम शाह, हम आलम शाह की बात करेंगे। तो हम आलम शाह के जो पॉइंट्स होंगे हम आलम शाह के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप कि हमारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे और जो ना समझ में आया हो आप लोग कमेंट करना, हम उसे ज़रूर बताएंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।